हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेजर टॉपिक के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये ऊपर दिख रही होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेजर टॉपिक। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जब शुरू करते हैं ये 11th क्लास के अंदर में, तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आते हैं। क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन आते हैं ना बच्चे। टाइप ऑफ रिएक्शन आता है, उसके अंदर यही चीज देखने को मिलती है। ये ऑर्गेनिक का सबसे मेजर टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं। उसी पार्ट्स के अंदर बात करने वाले हैं। SN1 और SN2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। SN1 एंड SN2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरू से चलेंगे, आपको पूरी डिटेल वाइज में हम बताएंगे कि ये रिएक्शन कहाँ से शुरू होती, कैसे क्या होता है। तो शुरू से हम स्टेप टू स्टेप इसका टाइप्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का टाइप्स बताएंगे कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशंस होते हैं, एलिमिनेशंस होते हैं, पूरी चीजें बात करेंगे। उसी के अंदर में हम कुछ मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसको हम नाम ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, SN1 और SN2। यहां से क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिल जाती है। आप जो नीट के अंदर हो, जेई के अंदर हो, या ऑर्गेनिक किसी भी कंपटीशन एग्जाम लेवल हो, ओलंपियाड्स हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो, वहां पर आपको SN1 और SN2 से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। बहुत बच्चे को कंफ्यूज होती है कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे नहीं समझना है। बहुत ईजी होता है और क्वेश्चन बहुत ईजी आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चन आती है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर पाओगे। बात यही प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के अंदर में हम शुरू से लेके ए से लेके जेड तक हम बात करेंगे, पूरी अच्छी लेवल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप वीडियो शुरू से वॉच कर रहे हो तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि मैं छोटी छोटी जो पॉइंट बताऊंगा ना, आप उसको नोट कर लेना ताकि आपको दिमाग में रहे। अगर आप एक बार देखोगे अभी याद रहेगा, 10 मिनट बाद भूल जाओगे। तो मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पेन और कॉपी लेके बैठना, थोड़ा सा नोट्स बनाना। और प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों यारों में शेयर जरूर करना। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो, मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में टाइप्स बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में इलेबोरेट कर देता हूँ, बहुत जरूरी है। ओके, तो वो सबसे क्या होता है, सबसे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर पॉइंट को समझना, इस चीज को देख लो, जो आपको पॉइंट पूरी मैं बता रहा हूँ एक अच्छी सी, वो उसको पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। ये टाइप्स है, ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है। 11th क्लास वाला बच्चे और 12th क्लास वाले बच्चे दोनों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक यहीं से शुरू होती है। अगर बेसिक आपको पता नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि एलिमिनेशंस क्या है, एडिशंस क्या है, बहुत सी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। रिएक्शन बहुत होते रहते हैं एग्जाम में, ऐसे कितने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते रहते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम्स होगा, समझ नहीं पाओगे, इस पॉइंट को नहीं समझ पाओगे, तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर पाओगे। बात यही है। देखो, सब्स्टिट्यूशंस है, तो सब्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट जो टाइप्स आते हैं ये आपको आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट। सेकंड में आते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। थर्ड में आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं, इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है, इसी की बात करने वाले। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ इसके फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है SN1, SN2 और SN2 डैश होता है। अब SN2 डैश क्या होता है? SN2 डैश SN2 का प्राइम होता है, समझ रहे हो। SN2 का प्राइम होता है। इसमें क्या होता है, अलाइलिक्स होते हैं और बेंजाइलिक होते हैं। जो अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, उसी को हम बोलते हैं SN2 प्राइम या SN2 डैश बोलते हैं। और AR SN होता है। AR होता है, सिंपली क्या होता है, AR जो होता है वो अराइल होता है। क्या होता है? अराइल। अराइल का मतलब सिंपल होता है एरोमेटिक बेंजीन की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी हाइलाइड अटैच हो जाए, और हाइलाइड में कोई भी हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पर अगर हम क्लोरीन को अटैच करें और कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल निकल, सॉरी, लिविंग ग्रुप निकलेगा और यहाँ से हमारा NU अटैच हो जाएगा। तो कहानी यहीं पर है, चीजों को समझना। तो ये AR SN है। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। AR SN जो होते हैं, इसको बोलते हैं अराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इसके जो पार्ट्स होते हैं बच्चे, वो 2 होते हैं, एक एडिशन एलिमिनेशंस होते हैं, और सेकंड जो होता है एलिमिनेशंस एडिशंस। ठीक है, यहाँ पर एडिशंस है, ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन। इसलिए मैं पहले आपको पॉइंट को अच्छे से, इसको अच्छे से मैं लिख लूँ ताकि आपको टाइम वीडियो में लंबा ना जाए और आपको समझ में बहुत ईजी वे में आ जाए, ठीक है। तो एलिमिनेशन एडिशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना, अगर आपने पढ़ा होगा बेंजाइन मैकेनिज्म तो आपको पता है
ये होता है, ये ध्यान रखना है। तो पहले फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में ये होता है एडिशन एलिमिनेशन। पहले क्या करता है, ऐड होता है फिर एलिमिनेट होता है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है एलिमिनेशन, पहले एलिमिनेशन होता है फिर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है। तो कहानी यही है। तो याद रखना, एराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन, ध्यान रखना है। और लास्ट जो सेकंड लास्ट जो होता है ये इन्वर्जन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सबसे लास्ट जो होता है एनजीपी, ये बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में जो बताया, जो मैंने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जो पॉइंट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेई एडवांस या नीट और जेई में क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, लेकिन जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ 2 पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक एसएन 1 पे डिस्कस करने वाला हूँ और एक इस पे एसएन 2 पे बात करने वाला हूँ। अगर और भी आपको पॉइंट चाहिए, जैसे में एसएन 2 इनवर्स चाहिए, डैश चाहिए, एआरएसएन चाहिए, एसएन इनवर्स चाहिए, सॉरी एसएन इनवर्स चाहिए और एनजीपी चाहिए, तो कमेंट में बताना, मैं जरूर तुरंत वीडियो बना करके लेके आऊंगा। एनजीपी को लेकर के, एसएनआई को लेकर के, आरआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाती हैं आपको एग्जामिनेशन के अंदर में, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, E1 सबसे पहला होता है पार्ट्स, सेकंड में E2 होता है सेकंड, थर्ड में होता है E1 CB और लास्ट जो होता है अल्फा बीटा गामा इलिमिनेशन। और थर्ड पॉइंट के आते हैं एडिशंस। एडिशन के अंदर में ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन बाय फ्री रेडिकल, ये 3 पॉइंट होता है। ध्यान रखना, इसको आप अच्छे से नोट करो। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन है उसकी भी पार्ट्स है, एडिशन उसकी भी पार्ट्स है, और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है एग्जामिनेशन के अंदर में। और फोर्थ जो पॉइंट है आपका है वो रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी की वजह से रीअरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। मिथाइल शिफ्ट का रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट का रीअरेंजमेंट होता है, बेंजाइल शिफ्ट का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन है, बहुत जरूरी है, वाटर निकलती है, कंडेंसेशन होता है। आइसोमराइजेशन होता है 6 नंबर में, पॉलीमराइजेशन होता है और पेरीसाइक्लिक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको मेजर पॉइंट मैंने एक लाइन में आपको बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत से लेके एंड तक, जो 11th क्लास के बच्चे ऑर्गेनिक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं ना, बिल्ड करना चाहते हैं अपने अंदर, तो मैं आपको नॉर्मल एक पेज में आपको एक लाइन में मैं बता दिया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, आइसोमराइजेशंस, पॉलीमराइजेशंस और पेरीसाइक्लिक, ये ऑर्गेनिक का सबसे मेन मेजर पॉइंट है। और भी है, जीओसी वगैरह है, उसमें एक अलग है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कैसे वर्क करती है, रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन कैसे देखने को मिलती है, सारे यहीं से देखने को मिल जाती है। तो जो आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर में, मैं थोड़ा सा आपको इलिब्रेशन दे दिया हूँ, इलिब्रेट किया, मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर में रिएक्शंस के अंदर में आपको ये पॉइंट देखने को मिलती, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो मैं बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाला हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में, किसकी, SN1 और SN2। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बारे में बात करें। देखो, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, सिंपल न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होते हैं, ये सिंपल न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन जो पहले से किसी बॉन्ड से अटैच है, सबस्ट्रेट से अटैच है, उसके पास बॉन्ड थोड़ा वीक है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये अटैक करके जो पहले से अटैच है उसको बाहर कर देता है और नए बॉन्ड बन जाते हैं। इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं सिंपल भाषा में। अगर इसकी डिफाइन करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है। सिंपल देखो, CH3Br लगा हुआ है और OH माइनस आया, ठीक है। अब ये OH माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक्स है, ये क्या करता है, सिंपल इस पे अटैक करे कार्बन पे, यहां से Br निकलेगा। अब ये क्या बन जाता है, CH3OH और Br माइनस, ये बन जाता है, ठीक है। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव किया, ठीक है। यहां से Br जो है कि लिविंग ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफाइल की हम बात करें, यही रिएजेंट हो गया, क्या हो गया, यही रिएजेंट हो गया। तो रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक किया, जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ था वो हैलोजेंस वाले, वो थोड़ा बॉन्ड वीक होते हैं, पोलराइज होते हैं, तो वीक बॉन्ड होते हैं, वहां पर अटैक करता है, निकल जाता है, और निकलने के बाद नया बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और Br अनायन निकल जाता है। अब ये यहां पर कहानी थोड़ा सा ये आता है बच्चे कि ये रिएक्शन एक्चुअली हुआ कैसे, क्या इसकी रेट थी,
क्या कार्बोकैटायन बना, इंटरमीडिएट बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, रिएक्टिविटी क्या हुई। ऐसे तो अटैक नहीं करेगा, इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। डायरेक्ट अटैक कर दिया ऐसे तो हो नहीं सकता ना, कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे, कुछ तो कहानी होगी, अपने मन तो कुछ होगा। साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में छोटी से छोटी पॉइंट को अगर हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक होता तभी आगे रिएक्शन जाती है। तो इसी लॉजिक की हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो किस प्रोसेस से जाता है तो हम बात करने वाला है। इसी के अंदर HN1 हो जाता है और इसी के अंदर HN2 हो जाता है। यही दो टाइप्स वजह होता है जिसकी वह सारी कहानी बताया, किसमें इंटरमीडिएट बनेगा, किसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, है ना, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। सारी कहानी इसी के अंदर हम बात करेंगे और इसी से क्वेश्चन देखने को मिलती है। नीट हो, जेई हो या जेई मेंस एडवांस हो, ओलंपियाड हो, सब में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलती है। छोटी सी बेसिक समझोगे ना तो पता लगेगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिक जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और वो क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, बॉन्ड बनाता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जो लिविंग ग्रुप होता है वहां से निकल जाता है, अपने बॉन्ड ले करके निकलता है लिविंग ग्रुप। ओके, सबसे पहले हम SN1 से स्टार्ट करेंगे। अब SN1 से हम आसानी से इजी लैंग्वेज में शुरू करेंगे। पहले हम पॉइंट को ऑलरेडी हम मेंशन कर दिया, यहाँ पर लिख दिया हूं, राइट करके लाया हूं आपके लिए, ताकि टाइम बचे, वीडियो कम टाइम में काफी नॉलेज देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो पॉइंट आप समझना। फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं, SN1 के अंदर में जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, 8 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, दिमाग में रख लेना, लिख भी लेना ताकि भूल ना सको। तो पहला क्या होता है, इट प्रोसीड टू स्टेप। SN1 के अंदर में ध्यान रखना, ये 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है, एक स्टेप में नहीं 2 होते हैं। और ये यहाँ पर आयनाइजेशन होता है, मतलब ये होता है पहला स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। ये है, इसी वजह 2 स्टेप बनता है और इसी के अंदर इंटरमीडिएट बनती है SN1 के अंदर में। तो मैं SN1 की बात कर रहा हूं। ओके, ठीक है ना। सेकंड जो होता है वो रेट जो डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है और ये जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसलिए क्योंकि रेट जो है ना सिर्फ एक ही पे डिपेंड कर रहा है। किसके कंसंट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर, इसी को बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, जो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर देखा हुआ है। SN1 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ध्यान रखना पॉइंट को। ओके, थर्ड पॉइंट में जो बच्चे होते हैं वो रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो रिएक्शंस होते हैं वो कार्बोकैटायन बनते हैं इसके अंदर में। फर्स्ट में कार्बोकैटायन बनता है, मैं आपको अभी बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना, अपने दिमाग में नोट करना। ओके, फोर्थ में जो होता है इसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन, इसमें रिटेंशन भी होते हैं, इन्वर्जन भी होते हैं, मतलब इसको हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। SN1 के अंदर में रेसिमाइजेशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या, जब कार्बोकैटायन बनता है ना बच्चे, तो कार्बोकैटायन जब बनता है तो वहां पर क्या होता है, कार्बोकैटायन बनने के बाद प्लेनर होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी 2 होते हैं, कि तो फ्रंट से अटैक करेंगे या बैक से अटैक करेंगे। जो फ्रंट से अटैक करेंगे रिटेंशन होगा, बैक से अटैक करेंगे इन्वर्जन होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है SN1 के अंदर में। फिफ्थ पॉइंट जो होता है, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज की जाती है। बिना सॉल्वेंट के रिएक्शन होता कहां है, सॉल्वेंट तो चाहिए रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, तो ये यही चीज होता है। सॉल्वेंट जो हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक होता क्या, जो H+ इजिली रिलीज कर सके, H+ इजिली रिलीज कर सके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ध्यान रखना है, जो होता है वाटर होता है, अल्कोहल होता है, एस्टिक एसिड होते हैं, इथेनॉल होते हैं, मिथेनॉल होते हैं, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। ध्यान रखना है चीज को। अब ये सबसे बड़ी पॉइंट ये होता है कि SN1 के अंदर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते क्यों है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। 6 पॉइंट में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है। अब रीअरेंजमेंट होने का है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी है तो रीअरेंज करके अगर पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन पॉसिबिलिटी अगर है तो करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए यहां पर SN1 के अंदर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है। ओके, 7 पॉइंट में क्या आता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ध्यान रखना है, वीक न्यूक्लियोफाइल का हम यूज करते हैं।
क्या यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं SN1 के अंदर में। तो आपको मैं बता दूंगा ना कि कोई रिएक्शन कैसे जा रही है, SN1 से जा रही है, SN2 से जा रही है रिएक्शन, आपको इसी से पता लग जाएगा, ये पॉइंट से पता लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 से नहीं जाएगी, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 से जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो SN1 से जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो SN2 से जाएगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 से जाएगी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 से जाएगी। यही तो समझना है, किसी भी अगर आपको रिएक्शन दियो एग्जामिनेशन में तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि SN1 से जाएगी, सॉरी SN1 से जाएगी कि SN2 से जाएगी, यही ध्यान रखना है। तो यही छोटी छोटी पॉइंट अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप रिएक्शन को पहचान लोगे कि SN1 से जाएगी कि SN2 से जाएगी, ध्यान रखना। ओके, रिएक्टिविटी, सबसे पॉइंट रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी ध्यान रखना, SN1 का बेंजाइलिक का सबसे ज्यादा होता है, फिर अलाइलिक, फिर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल का होता है, ये ध्यान रखना। जब हम अल्काइल की बात करते हैं, मिथाइल की बात करते हैं, टर्शियरी कार्बोकार्बोनेट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है रिएक्टिविटी की बात। ओके, तो पॉइंट समझ में आ गया क्या है नहीं है। इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म देखेंगे क्या कहानी है, आगे मैं बात करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन ये होता है, कार्बन के ऊपर CH3 लगाओ, SN1 की हम कर रहे हैं ना, CH3 लगाओ, CH3 लगाओ, यहां पर Br लगा दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर क्या कर दिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर। ओके, ये होता क्या फर्स्ट स्टेप है बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होते हैं, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप होने की वजह ये होता है कि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे होते हैं, टूट रहे होते, बिना न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड टूटते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं होता है, ये बॉन्ड टूट रहे होते हैं और टूटने के बाद यहाँ पर स्लो 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 टूटते हैं। और जब रिएक्शन स्लो जाएगी तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, है ना। रिएक्शन फास्ट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन स्लो होने की वजह से फर्स्ट स्टेप में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है CH3 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 कार्बोकैटायन और अनायन, ये देखने को मिलती है। अब ये बच्चे कॉन्सेप्ट की बात मैं करूं तो बहुत बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि एक्चुअली फर्स्ट स्टेप रिएक्शन अपने आप कैसे टूटी, क्या खुद अपने आप टूटी, अपने आप रिएक्शन हुआ? नहीं, अपने आप रिएक्शन SN1 के अंदर में नहीं होता है, यही समझना, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ऐसे हवा पानी देकर पढ़ लोगों को कोई मतलब नहीं है, ऐसे छोटी छोटी पॉइंट एग्जाम में आते हैं जो आपको पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, अप्रोच गलत लगा दो, आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो होता क्या है, ये सारे रिएक्शन अपने आप नहीं होता, ये रिएक्शन होता है इसके वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से सारी कुछ होती है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर ले लो, मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, इसके वजह से होता है। ये कहानी है कि इसकी रोल प्ले करती क्या है। सबसे पहले क्या होता है, जब सॉल्वेंट जो आती है ना, तो जैसी सॉल्वेंट आती है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर सॉल्वेंट आई सबस्ट्रेट के ऊपर, तो जो कार्बन से अटैच है बॉन्ड, ये दिखा देता हूं, कार्बन से जो अटैच है ब्रोमीन का बॉन्ड, ये आप देख रहे हो जिसके हम हाईलाइट कर रहे हैं येलो लाइन से, कार्बन और ब्रोमीन से जो बॉन्ड अटैच है, ये सॉल्वेंट आ करके इस बॉन्ड को क्या करता है, पोलराइज कर देता है, पोलराइज कर देता है। क्या कर देता है, पोलराइज। और पोलराइज की वजह से क्या होता है, दोनों की बॉन्ड जो होती है वीक होने लगती है, यही वजह है टाइम लगता है रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने में, क्योंकि सॉल्वेंट आता है, कार्बन और Br का जो बॉन्ड होता है उसको पोलराइज करता है, वीक होने लगता है और यहां से बॉन्ड टूटने लग जाती है, Br अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकलने लगता है, तो वहां पर रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ये सारा सॉल्वेंट कहानी कर रहा है। अब जैसे ये बनता है कार्बोकैटायन और ये अनायन, अब इसको स्टेबलाइज करता ही है कौन, सॉल्वेंट करता है, सॉल्वेंट। इसलिए SN1 के अंदर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन और जो अनायन है, जो निकला आयनाइजेशन होकर के उसको स्टेबलाइज करता है कौन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना है। अब ये इसको स्टेबलाइज करता है जो वाटर है ना, उस वाटर के OH माइनस
आयन डायपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज करता है। किससे करता है? आयन डायपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज करता है। ध्यान रखना, इंटरेक्शन लिखा हूं मैंने, ठीक है, स्टेबलाइज करता है। और जो Br माइनस को स्टेबलाइज करता है वो वाटर के H प्लस स्टेबलाइज करता है। किससे करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे आते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करने का क्या मकसद है? कार्बोकटायन और जो अनायन बनता है, लिविंग ग्रुप जो बनता है वो अनायन, उसको स्टेबलाइज करने की क्षमता रखती है, कैपेसिटी रखती है, इसलिए हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहला तो क्या काम किया? बॉन्ड को तोड़ा, डिपोलराइज किया, कार्बन ब्रोमीन के बीच में कर दिया, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। फिर उसके बाद कार्बोकैटायन बनाया, अनायन बना, उसको स्टेबलाइज किया। अब कार्बोकैटायन का स्टेबलाइज कैसे किया? आयन डायपोल की वजह से किया। कैसे किया बच्चे? आयन डायपोल की वजह से किया। समझ रहे हो? कार्बोकैटायन है तो कौन स्टेबलाइज करेगा? अनायन करेगा ना। तो आयन डायपोल की वजह से किया। और जो Br माइनस है उसको H प्लस को बैलेंस किया, स्टेबलाइज किया। किस वजह से किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। यही ध्यान रखना है, यही पॉइंट है जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है, जो आपको बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं। बहुत टीचर इसको क्लियर कर ही नहीं पाते। बस आपको फर्स्ट स्टेप दे दिया, स्लो होता है, सेकंड स्टेप दिया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दिया। लेकिन इसके भी जो स्टेबलाइज हुआ क्या? सॉल्वेंट क्यों यूज किए? वजह क्या है? रीजन क्या है? यही रीजन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करने का यूज करने का रीजन यही रीजन है कि कार्बोकैटायन और अनायन को स्टेबलाइज करता है, पहले कार्बन ब्रोमीन को पोलराइज करता है ना। तो अब फर्स्ट स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखो थोड़ी सी यहां पर और हम इसको अच्छे से करते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे कार्बोकैटायन बना ना बच्चे, कि कार्बोकैटायन जो बनता है वो इसकी सिंपल समझते हैं, ये sp2 है, हाइब्रिडाइज्ड sp2 होता है। और ये प्लेनर होता है, प्लेनर होता है ना, प्लेनर होता है, प्लेन में होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल सेकंड टाइम में अटैक करता है ना, तो वो ऊपर से भी अटैक करता है, फ्रंट से भी अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक करता है। तो जब फ्रंट से अटैक करता है, तो रिटेंशन होता है, और जब बैक से अटैक करता है तो इन्वर्जन होता है। यही पॉइंट है। तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन ज्यादा होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो 95% रेसिमाइजेशन ज्यादा होती है, और 5% होता है वो इन्वर्जन होता है। तो जो प्रीडोमिनेंट करता है वो रेसिमाइजेशन करता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप की बात, तो सेकंड स्टेप SN1 के अंदर में होता है कुछ यूं, ये ध्यान रखना है कि जैसे कार्बोकैटायन बना, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल था, मिथाइल था, मिथाइल था, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो वीक यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वीक? रीजन यही है कि फर्स्ट स्टेप तो बिना न्यूक्लियोफाइल का हो ही गया, तो अब क्या जरूरत है? अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहने की क्या जरूरत है? नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। जो मेन काम था वो सॉल्वेंट ने कर दिया, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ी, सॉल्वेंट ने कर दिया, पोलराइज करके कर दिया, बॉन्ड वीक कर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर दिया, सॉल्वेंट ने कर दिया। तो अब आगे के लिए नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम करता है, और यहाँ पर ये अटैक करता है, और यहाँ पर फास्ट रिएक्शंस होते हैं। मैंने आपको बता दिया, रिटेंशन इन्वर्स दोनों होता है, रेसिमाइजेशंस होते हैं। और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बनता है? सिंपल मिथाइल, 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 यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। अब आते हैं, हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, SN2 रिएक्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, है ना। इसकी बात करते हैं। इसकी पॉइंट ध्यान रखना है आपको। पहला पॉइंट क्या है? कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। कंसर्टेड आपको पता है क्या होता है? कंसर्टेड बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली। एक साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा, एक साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा, उसी को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसमें वन स्टेप में रिएक्शंस होती है, इसमें कोई सेकंड स्टेप नहीं होता, एक ही में सब कुछ हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, लिविंग ग्रुप भगा दिया, ये सारे काम कर देते हैं। सेकंड होता है इसका जो रेट होता है ना, इसकी रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर वन रेट, वन, तो कितने ऑर्डर हो गए? 2 ऑर्डर हो गए। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर होता है, इसी को बोलते हैं बायोमोलिकुलर, ठीक है, SN2 को। इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनती है, ट्रांजिशन स्टेट ध्यान रखना है। फोर्थ में ये वाल्डेन इन्वर्जन होता है, ये हमेशा बैक से अटैक करता है। वो क्यों अटैक करता है मैं आपको बता देता हूं, आगे बताऊंगा, जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें बताऊंगा बैक से अटैक करता क्यों है। क्योंकि हमेशा ये बैक से, SN2 हमेशा बैक से अटैक करता है,
बैक से, ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस जितना कम होगा ना वहां पर रिएक्टिविटी फास्ट होगी। मिथाइल में स्टेरिक हिंडेंस कम होती है तो इसकी ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर सबसे लास्ट सबसे कमजोर सबसे वीक टर्शियरी कार्बोकैटायन। जहां पर टर्शियरी दिखे समझ जाओ SN1 रिएक्शन प्रोसीड करेगी, SN2 नहीं करेगी। ध्यान रखना, जहां पर लेस स्टेरिक हिंडेंस हो SN2, तो यहां पर लेस स्टेरिक हिंडेंस होगा SN2 और मोर स्टेरिक हिंडेंस SN1। ध्यान रखना, मैंने वहां पर लिखा है बट ये नोट कर लेना, SN2 में सॉरी SN1 में मोर स्टेरिक हिंडेंस। ओके, 6 पॉइंट में पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं, जैसे DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMS डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन। एप्रोटिक मतलब होता क्या है? पोलर एप्रोटिक मतलब होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे प्रोटॉन को। पोलर प्रोटिक मतलब प्रोटॉन इजिली दे दे, पोलर एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचे, एब्स्ट्रैक्ट करे, इसी को बोलते हैं पोलर एप्रोटिक। यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, यही ध्यान रखना है। अगर 7 से 8 पॉइंट मैंने आपको बताया, SN1 में बताया, SN2 में बताया, दोनों की याद रखोगे ना तो किसी भी रिएक्शन आपको एग्जाम में दिया हो पहचान लोगे कि SN1 से जाएगी कि SN2 से जाएगी। ओके, ध्यान रखो। अब इसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा रिएक्शंस के ऊपर कि इसके रिएक्शन जाती कैसे, क्या होता है। तो कुछ कहानी कुछ ऐसी है, समझो। देखो, अल्काइल हैलाइड सिंपल ले लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, या तो चलो अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, सिंपल सा आपको समझाने के लिए। मिथाइल क्लोराइड लिए, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आया लेकर के, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या करता है, यहां से अटैक करता है। यहां पर देखो, ये क्या करता है, पीछे से अटैक करता है, बैक से अटैक करता है, और लिविंग ग्रुप दूसरे साइड से निकलता है, इसलिए बैक से अटैक करता है। अगर सेम साइड से अटैक करेगा ना तो रिपल्शंस हो जाएंगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, लिविंग दूसरे साइड से निकलता है, ताकि रिपल्शंस ना हो और अपनी अपनी रास्ता से दोनों निकल जाए, कंप्लीट हो जाए ये। और यहां पर एक साथ रिएक्शन होता है, इसकी कुछ ट्रांजिशन स्टेट होती है, समझिएगा। यहां पर CH3 है, Cl है, तो यहां से कैसे बॉन्ड बनते हैं, Cl है, यहां से न्यूक्लियोफाइल आया, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो होते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। एक तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया CH3, यहाँ से बॉन्ड देखो, यहाँ से जो बॉन्ड है वो बन रहा है, यहाँ से बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रही है, और यहाँ से बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रही है। तो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा। इसी को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म, ध्यान रखना, ठीक है। स्पेलिंग का इग्नोर करना, मैं बता रहा हूं कंसर्टेड मैकेनिज्म, जल्दी मैं लिख रहा हूं, इसके बाद थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंपल बन जाता है, CH3Nu और Cl-। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक सवाल आ रहा है आपके दिमाग में कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते क्यों है इसमें, सबसे बड़ी चीज क्यों यूज करते, पोलर प्रोटिक क्यों नहीं यूज करते। सवाल तो आपको दिमाग में आना चाहिए ना कि SN1 में पोलर प्रोटिक यूज किए, SN2 में एप्रोटिक, आखिर क्यों SN2 में पोलर प्रोटिक यूज कर सकते थे, क्यों नहीं किए। देखो सिंपल ये बात है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल फ्री है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर जो रेट है ना, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं किया, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड किया। इसलिए साफ बता रहा, जो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ अच्छा खासा होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का हम यूज करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। SN1 में न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड नहीं हुआ था, सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड हुआ था, तो आधा प्रोसेस तो बिना न्यूक्लियोफाइल का हो गया। लास्ट में न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या मतलब है, कोई मतलब है, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल चलेगा भाई, मेन तो काम हो ही गया, सॉल्वेंट ने कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, शुरू से ही न्यूक्लियोफाइल काम किया, यहाँ पर सॉल्वेंट का उतना रोल प्ले नहीं हुआ, DMSO उतना रोल प्ले नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, जो सॉल्वेंट है वो प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को फ्री रहने दिया। अगर यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज कर लेते जैसे वाटर, तो पता क्या कर लेता, यही कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। पता क्या कर लेता, न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता। H2O जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता, H के साथ, वाटर का H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल बना लेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो बिजी हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में, तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो घट जाएगी। तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना, फिर रिएक्शन तो होगा ही नहीं, रिएक्शन फास्ट होगा ही नहीं। तो SN2 रिएक्शन कैसे फास्ट होगी, जब न्यूक्लियोफाइल भरपूर मात्रा में होगी तभी ना, तभी तो फास्ट होगी। इसी वजह से प्रोटिक सॉल्वेंट का नहीं यूज करते हैं, एप्रोटिक करते हैं, ताकि न्यूक्लियोफाइल को डिस्टर्ब ना करे,
कोई बॉन्ड और ना बना ले, ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के हो और आसानी से अटैक करे और रिएक्शन फास्ट हो। तो रिएक्शन फास्ट करने के लिए यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट करते तो स्लो रिएक्शन हो जाता, तो फिर वही बात हो जाती है, एसिड वाला काम हो जाता। तो इसी वजह से हम यूज करते हैं इसमें एप्रोटिक, प्रोटिक मत यूज करना, तभी रिएक्शन फास्ट होगा और यहाँ पर हमेशा रिएक्शन फास्ट होता है। यही ध्यान रखना था आपको। समझ में आया SN1 और SN2 के अंदर में क्या डिफरेंशिएट है? ओके हम चलते हैं इसकी डायग्राम की बात करें। डायग्राम क्या होता है? सिंपल देखो, डायग्राम बहुत इजी है। देखो यहाँ पर जो डायग्राम की बात करें, यहाँ पर रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, सिंपल है ना। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? SN1 अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात। तो आपको सिंपल बताया कि SN1 में जहाँ पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा रिएक्शन वहाँ पर तेजी से जाएगा, SN2 से फास्ट करेगा SN1, तो उसकी एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए SN1 की एनर्जी देखो यहाँ पे कम है कि नहीं है, SN1 की कम है, और SN2 के यहाँ पर स्लो जाएगी, स्लो हो जाएगी SN2। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, देखो ये SN2 का पहला है, ये सेकंड जो है, फर्स्ट वाला जो है वो SN1 का है। कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन फास्ट होती है, SN2 की नहीं होती, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी SN1 की एक्टिवेशन कम हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होगी फास्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखो एक्चुअली जब रिएक्शन हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे SN1 के अंदर में, तो रिएक्शन जब ऐसा हो, तो मैं आपको थोड़ा ग्राफ बता देता हूँ क्या ग्राफ है इसका, समझ लो। ये एनर्जी है, एक सेकंड, ये एनर्जी है, ठीक है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, ठीक है। यहाँ से हमने ग्राफ किया तो ऐसा जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे होता है, ऐसा इसका होता है SN1 का ग्राफ, सिंपल। तो पहला क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम जब रिएक्शन बन रहा होता है, रिएक्शन टूट रहा होता है, फर्स्ट टाइम में जो सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा होता है सॉल्वेंट से, तो उस केस में बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगाता है, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिएक्शन स्लो हो जाती है ना, इसलिए रिएक्शन जाती है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आता है। फिर उसके बाद एक टाइम पे जाके कार्बोकेटायन बन जाता है और उसको जो सॉल्वेंट है उसको स्टेबलाइज करके इंटरमीडिएट बनाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होती है फास्ट हो जाती है इंटरमीडिएट बनते हुए, तो वहाँ पर स्टेबलाइज होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबलाइज होता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी तो कम ही होगी ना, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनती है। ये इंटरमीडिएट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये कहाँ का ट्रांजिशन स्टेट है? जब फर्स्ट टाइम जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, स्लो स्टेप हो रहा था, वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद कार्बोकेटायन बना, उसके सॉल्वेंट ने स्टेबलाइज किया तो इंटरमीडिएट बना और यहाँ पर इसकी एनर्जी कम हुआ। फिर से सेकंड स्टेप में जब रिएक्शन हुआ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो वहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए एनर्जी हल्का बढ़ी, फिर सेकंड में ट्रांजिशन स्टेट में फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये इसी का है मेन पॉइंट ग्राफ। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रहा था कि जहाँ पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा तो सबसे पहले वहाँ पर SN1 जाएगा, SN2 नहीं जाएगा। SN1 फर्स्ट जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, SN2 स्लो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। बस यही पॉइंट था, मैं समझाने के लिए बता दिया ग्राफ। अब यहाँ पर कहानी है SN2 की बात है। SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन फास्ट किसकी जाती है? SN2 की जाती है। तो SN2 की जाएगी तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पर जो होगा SN1 कभी जाएगा ही नहीं, SN1 नहीं जाएगा तो रिएक्शन स्लो होगा या होगा ही नहीं, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चल जाएगी, तो यहाँ पर एक्टिवेशन ज़्यादा चलेगी। तो ये जो हमारा होगा वो SN1 का होगा और जो सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी है वो SN2 का होगा। तो यही ध्यान रखना, यही ग्राफ है, पॉइंट को यही ध्यान रखना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन आप खुद से करो, कर लिए? चलो मैं खुद करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे अप्रोच करना है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग द मोस्ट रिएक्टिव SN1 रिएक्शन? इस ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। में बताना है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन किसमें बन रहा है। SN1 जहां पर आएगा कार्बोकेटायन बना दो। तो फर्स्ट में साइक्लोक्लोरोहेक्सेन है, तो साइक्लोक्लोरोहेक्सेन है तो बॉन्ड तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। बी में जो बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, ऐसे ये कार्बोकेटायन बनेगा। सी वाला जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, CH3, ये कार्बोकेटायन बनेगा। फोर्थ जो बनेगा वो फोर्थ में कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर रहेगा कार्बोकेटायन CH3। अब देखो कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। ये देखो ये तो स्टेबल नहीं है, ये नहीं होगा। ये स्टेबल है, लगा रहा प्लस M दे करके लगा रहा है, तो ये स्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबल नहीं है, हाँ इसमें है, सॉरी इसमें भी स्टेबल है थर्ड वाला में, लेकिन यहाँ प्लस हाइपर H से लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन से, और प्लस I से लगा रहा है, तो चलो ये भी स्टेबल है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, मतलब समझो कि यहाँ प्लस M भी हो रहा है और प्लस H भी हो रहा है और प्लस I भी हो रहा है, तो यहाँ पर तीनों हो रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट कौन सा कर रहा है? ये भी तो है स्टेबलाइज, ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ये स्टेबलाइज, मतलब फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ SN1 का रिएक्शन जो होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होगी, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है बहुत अच्छा, काफी अच्छा बढ़ता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करकर
रिएक्शन कंप्लीट कर देगा। ओके, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एक्सक्लूसिवली SN1 मैकेनिज्म। तो बताना इसमें है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो ऑप्शन में दे रखा है कि जिसमें SN1 रिएक्शन से जाएगी, मैकेनिज्म को फॉलो करते ही जाएगी, बढ़िया से जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड स्टेबिलिटी चेक करना सिंपल और कुछ नहीं करना यार, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया और क्या, स्टेबिलिटी चेक करना है। एक ये होगा बेंजाइल क्लोराइड पहला। सेकंड में जो है सॉरी बी जो है क्या है, इथाइल क्लोराइड, मतलब कि C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। सी जो है क्लोरोबेंजीन्स, क्लोरोबेंजीन्स हो गया, क्लोरोबेंजीन्स हो गया। तो डी में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो होगा CHCl ऊपर हो जाएगा, H हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको नॉर्मल हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी चेक कर लेना सिंपल। देखो यहाँ से Cl निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से निकलेगा कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से निकले कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से निकले कार्बोकेटायन बनेगा। देखो ये तो स्टेबल नहीं है, सी तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल कहाँ से होता है, बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटायन, ये स्टेबल होता है, नहीं होता। हटाओ, ये स्टेबल है उतना बहुत कम है। तो यहाँ पर देखो खोल के अगर लिखे हम CH3 CH कार्बन है ना, यहाँ से H, यहाँ से H, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज तो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टेबल है। ये भी स्टेबल कर रहा है, +M दे करके स्टेबल कर रहा है। ये देखो यहाँ पर हाइपर कंजूगेशन कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा +M प्रीडोमिनेट करेगा, +M, फिर उसके बाद +H, फिर +I। ये स्टेबिलिटी है, अगर आपने पढ़ा होगा किसमें, GOC के अंदर में, तो पता लगेगा। +M सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है, तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी एक्सक्लूसिवली SN1 का जो रिएक्शन जो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन से जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड से जाएगा। ओके, अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट कर्व रिप्रेजेंट SN1 और SN2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर्व बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कर्व ऐसा है, क्या है, आपको ग्राफ दिया हुआ रेट के अकॉर्डिंग, रेट दिया हुआ है, और क्या है, अल्काइल हैलाइड नीचे दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। बहुत ईजी, आप आसानी से करो, पहले खुद कर लो, नहीं हो पा रहा तो फिर मेरे वीडियो को प्ले करके देखो। देखो एक्चुअली यहाँ पर ये है, यहाँ पर दे रखा, क्या दे रखा है, यहाँ पर CH3X दे रखा है, प्राइमरी दे रखा है, सेकेंडरी दे रखा है, टर्शरी दे रखा है। अब देखो आपको पता है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जो रेट होता है वो SN1 का सबसे ज्यादा होता है, तो पिक पे SN1 होगा। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जो होता है वो पिक पे क्या होता है, SN2 का होता है, इसकी रेट ज्यादा होता है। ध्यान से, SN2 का रेट ज्यादा होगा। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर SN1 का रेट ज्यादा होगा, और इसकी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 का रेट ज्यादा होता है। ऑप्शन से हम थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, रेट, यहाँ पर देखो, यहाँ प्राइमरी है, यहाँ पर SN2 का रेट ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर रेट इसका होना चाहिए, बट नीचे है, तो ये नहीं होगा। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर इसकी रेट यहाँ पे होनी चाहिए, नीचे है, तो ये नहीं होने वाला। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, इसकी रेट की बात करें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जो रेट ज्यादा होना चाहिए SN2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब ये पिक पे है, ये सही दिख रहा है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 का ज्यादा होना चाहिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड में, तो यहाँ पर ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। तो आगे हम अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है SN2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN1 डिक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो प्राइमरी तो दे रहा है SN2 इंक्रीज है, लेकिन क्या फिर डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो डिक्रीज होता है, फिर इसके बाद बढ़ रहा है, फिर डाउन हो रहा है, ये भी थोड़ा सा अजीब टाइप का, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 का रेट ज्यादा होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 का रेट ज्यादा होगा। बस यही था इस ऑप्शन बी में। आप खुद देख लो ना एक बार, समझ रहे हो, आप खुद एक बार देख लो। ओके, तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट काफी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करना, दोस्तों यारों जरूर शेयर करना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।